मेरा नाम समीर है और मैं 29 साल का हूँ। दिल्ली की भाग दौड़ और शोर शराबे से जब मेरा मन ऊब जाता है तो मेरे पास बस एक ही रास्ता होता है, पहाड़ों में गुम हो जाना। मैं कोई टूरिस्ट वाली जगहों पर नहीं जाता जहाँ भीड़ भाड़ हो। मुझे तो बस वो सुनसान अनजान रास्ते पसंद हैं जहाँ पहुँचकर ऐसा लगे कि इस पूरी धरती पर बस मैं अकेला ही बचा हूँ। ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और सच कहूँ तो मेरा दिमाग किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। मुझे बस अकेलापन चाहिए था। तो एक दिन मैंने अपनी थार उठाई, कुछ ज़रूरी सामान फेंका और निकल पड़ा। कोई पक्का प्लान नहीं था, बस एक पुरानी जगह याद थी, देवधार, गंगा नदी का एक शांत गुमनाम सा मोड़, जहाँ एक कच्ची टूटी फूटी सड़क से ही पहुँचा जा सकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोपहर ढल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी उस कच्ची सड़क पर मोड़ी, मेरा दिल थोड़ा बैठ सा गया। रास्ते के किनारे दो बोलेरो गाड़ियां खड़ी थीं, एक सफ़ेद और एक स्लेटी रंग की। आसपास कोई दिख तो नहीं रहा था, पर ये जानते हुए कि यहाँ कोई और भी है, मेरा सारा मज़ा किरकिरा हो गया। मैं इतनी दूर शांति की तलाश में आया था, लोगों से मिलने नहीं। मैं कुछ देर गाड़ी में बैठा सोचता रहा कि वापस लौट जाऊं, पर फिर मैंने खुद को समझाया, अरे समीर, ये नदी बहुत बड़ी है, हो सकता है वो लोग कहीं दूर कैंप लगाकर बैठे हों और तुझसे मिलेंगे भी नहीं। मैं गाड़ी वहीं छोड़कर अपना सामान लेकर नदी के किनारे किनारे करीब 15-20 मिनट तक चलता रहा। तभी मुझे आगे दो आदमी दिखे जो नदी में मछली पकड़ने का कांटा डाले बैठे थे। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे पहाड़ी इलाकों में आम लोग दिखते हैं। साधारण कपड़े, चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती, पर ऐसा लग रहा था कि उनका ध्यान मछली पकड़ने से ज़्यादा किसी और चीज़ पर था। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, उनमें से एक ने जल्दी से किसी चीज़ को अपने गमछे से ढक दिया और मुझे देखकर एक अजीब सी बनावटी मुस्कान दी। अरे भाई साहब, डरना मत, हम तो बस ये पुराना संदूक साफ कर रहे थे, इसमें जंग लग गया था। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, पर उसका ये कहना मेरे दिमाग में अटक गया। संदूक नदी के किनारे, इस वीरान जगह पर? बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो झूठ बोल रहा है और बहुत बुरी तरह बोल रहा है। खैर, मैंने सोचा कि शायद यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, अजनबियों से बात करने में थोड़ा अजीब। मैंने इस बात को मन से निकाला और कैंप लगाने के लिए एक अच्छी जगह खोजने लगा। थोड़ा और आगे एक मोड़ पर, जहाँ पेड़ ज़्यादा घने थे, मुझे एक बढ़िया जगह मिल गई। मैंने अपना टेंट लगाया, किताब निकाली और सुकून से बैठने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने अपनी जैकेट पहनी और नदी की आवाज़ और बारिश की फुहारों में खो गया। थोड़ी देर बाद मैं टहलते हुए नदी के किनारे पत्थरों पर जा बैठा। तभी मैंने नदी के उस पार किसी को देखा। ये वही आदमी था जिसने मुझसे बात की थी, पर इस बार वो अकेला था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैंने भी झिझकते हुए हाथ हिलाया। वो चिल्लाकर बोला, नाम क्या है भाई तुम्हारा? पता नहीं क्यों, पर मैंने बिना सोचे समझे अपना असली नाम बता दिया, समीर। मेरा जवाब सुनकर वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। पहले मुझे लगा कि ये कोई फ़ोन है, पर फिर मैंने ध्यान से देखा, ये तो एक पुराना रील वाला कैमरा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने कैमरा ऊपर उठाया और नदी के उस पार से मेरी एक तस्वीर खींच ली। क्लिक, आवाज़ अंधेरे में गूंज गई और फिर बिना एक शब्द कहे वो मुड़ा और वापस पहाड़ी पर चढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मैं सच में डर गया था। उसका अजीब बर्ताव एक बात थी, पर इस तरह अकेले में मेरी तस्वीर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैं फ़ौरन अपने कैंप की तरफ भागा और फैसला किया कि अब रात भर टेंट से बाहर नहीं निकलूंगा। सूरज ढलने के बाद मैं अपने टेंट में घुस गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा था। बार बार ब्रेकअप की बातें, लड़ाइयाँ, सब कुछ मेरे जहन में घूम रही थीं। न जाने कितनी देर मैं यूं ही लेटा रहा, नदी की आवाज़ और टेंट पर पड़ रही बारिश की बूंदों को सुनता रहा। पर तभी मुझे कुछ और सुनाई दिया। धीमे, नपे तोले कदमों की आवाज़, जैसे कोई गीली ज़मीन पर बहुत संभल संभल कर चल रहा हो। पहले मैंने खुद को समझाया कि ये बारिश या किसी जानवर की आवाज़ होगी, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। मेरे टेंट के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा था। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरा खून जम गया। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि ये कौन हो सकता है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। पहाड़ों में अकेले आते वक्त मैं हमेशा अपनी सुरक्षा का सामान साथ रखता हूँ। मेरे दादाजी फौज में थे और उनका दिया हुआ एक धारदार खुकरी हमेशा मेरे बैग में रहता है। मैंने बिना एक पल गंवाए खुकरी अपने हाथ में लिया, टेंट की जिप खोली और बारिश में बाहर आ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मैंने टॉर्च जलाई और पेड़ों की तरफ रोशनी घुमाई, और वो वहीं था, वही आदमी, कुछ ही गज की दूरी पर, एक पेड़ के पीछे आधा छिपा हुआ। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई गुस्सा, बस एक खालीपन था, जैसे उसके अंदर कोई रूह ही ना हो। पर सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा नहीं था, उसके हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं घर से कितना दूर हूं, यहां मेरी चीख भी कोई नहीं सुनेगा। पर फिर मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने खुकरी उसकी तरफ तान दी। मैंने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जैसे मेरे शब्दों का उस पर कोई असर ही ना हो। कुछ पल की खामोशी के बाद वो धीरे से बुदबुदाया। रतन को शांत करना पड़ा। वो बहुत शोर कर रहा था, कह रहा था, लड़के को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रतन, शायद वो दूसरा आदमी था। मैंने उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और खुकरी हवा में लहराई। कुल्हाड़ी नीचे फेंको, मैं चिल्लाया। उसने कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। मेरे अंदर थोड़ी जान आई। अपने जूते उतारो, मैंने हुक्म दिया। उसने जूते भी उतार दिए। फिर मैंने उसे अपना सामान टेंट से बाहर निकालने को कहा। मैं उस पर खुकरी ताने खड़ा रहा। मैंने जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान पैक किया। उसकी कुल्हाड़ी भी अपने बैग में डाल ली। टेंट तो पीछे छोड़ना पड़ेगा, पर जान से बढ़कर कुछ नहीं था। फिर मैंने उसके जूते उठाए और जितनी दूर फेंक सकता था अंधेरे में फेंक दिए। अब उस तरफ चलना शुरू करो, मैंने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं उस पर टॉर्च की रोशनी डाले रहा। जैसे ही वो अंधेरे में ओझल हुआ, मैं पलटा और जितनी तेजी से हो सके वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागा। वो दौड़ मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक दौड़ थी। अंधेरे जंगल में, बारिश में ठोकरें खाते हुए भागना, और हर पल ये डर कि वो कातिल मेरे पीछे आ रहा है। जब मैं अपनी थार तक पहुंचा तो वो दोनों बोलेरो गाड़ियां अभी भी वहीं खड़ी थीं। ये देखकर मैं और डर गया। मैंने सामान गाड़ी में फेंका और गाड़ी भगा दी। जब मैं एक कस्बे के पास पहुंचा और फ़ोन में सिग्नल आया तो मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और देवधार की उस जगह के बारे में सब कुछ बता दिया। इस बात को कई महीने बीत चुके हैं। मुझे नहीं पता कि पुलिस को वहाँ कुछ मिला या नहीं, और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता। पर आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो उस आदमी के शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। रतन को शांत करना पड़ा। मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इसका क्या मतलब था। बस मैं खुश हूँ कि उस रात मेरे पास दादाजी का वो खुकरीचा। अगर वो ना होता तो शायद आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। ये बात तब की है जब मैं कोई 10 साल का रहा हूँगा। उस उम्र की ज़्यादातर यादें अब धुंधली पड़ चुकी हैं, लेकिन वो रात मेरे जहन में आज भी ऐसी ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो। हमारे शहर शांतिपुर में उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जैसे आसमान फट गया हो। स्कूल से आने के बाद मम्मी पापा को किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो रात तक लौट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली तूफान और भी भयानक हो गया। सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ी चलाना खतरनाक हो गया था। पापा ने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। बेटा रोहन, माँ की आवाज़ में चिंता थी, हम आज रात नहीं आ पाएंगे, हम यहीं एक दोस्त के घर रुक रहे हैं, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सीना चौड़ा करके कहा, अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। सच तो ये था कि मैं बहुत खुश था। पूरा घर मेरा था, मतलब जितनी मर्जी चॉकलेट खाओ और देर रात तक टीवी देखो। माँ ने फ़ोन रखने से पहले हिदायतें दी, बेटा सोने से पहले सारे दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर देना, और हाँ, मंदिर का एक दिया जलाए रखना। मैंने सोचा कि ये सब मैं सोने के ठीक पहले करूँगा, और मैं तो पूरी रात जागने वाला था। मैं बैठक में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा, लेकिन कुछ घंटों बाद चॉकलेट का नशा उतरा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो रात का न जाने कौन सा पहर था। टीवी बंद हो चुका था और कमरे में अंधेरा था। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, इतनी ठंड जितनी उस मौसम में नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो मैंने सोचा कि चादर ओढ़कर वापस सो जाऊं, लेकिन तभी मुझे माँ की बातें याद आईं। अगर सुबह उन्हें पता चला कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं ना चाहते हुए भी सोफे से उठा। मैंने घर का चक्कर लगाया, बाहर का दरवाज़ा, रसोई का दरवाज़ा, सारी खिड़कियाँ, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन घर की ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे लगा शायद तूफ़ान की वजह से हीटर ने काम करना बंद कर दिया होगा। मैं ज़्यादा सोचे बिना थका हुआ अपने कमरे की ओर चल दिया। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था और वहाँ तूफ़ान का असली रूप दिखाई और सुनाई दे रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर ऐसे टकरा रही थीं मानो कोई अंदर आने के लिए उसे पीट रहा हो। हर कुछ देर में ज़ोर से बिजली कड़कती और मेरा कमरा एक पल के लिए रोशन हो जाता।
मैं बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद कोसों दूर थी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। घर घर, जैसे कोई पुरानी लकड़ी चड़मरा रही हो। मेरे पूरे कमरे में तो कालीन बिछा था, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने तूफान के शोर को अनसुना करके उस आवाज़ पर ध्यान लगाया। तभी ज़ोर से बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा दूधिया रोशनी में नहा गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरी नज़र कमरे के कोने में रखी लकड़ी की पुरानी अलमारी पर पड़ी। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। मैं मूर्ति की तरह बैठा रहा। 1 मिनट बाद बिजली फिर से चमकी और उसे एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसे बंद किया था। इसका मतलब कमरे में कोई था। मैं चीखा नहीं, मैं हिला भी नहीं। बस जितना हो सके उतनी खामोशी से बिस्तर से उतरा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। बिस्तर से दरवाजे तक का वो रास्ता मुझे मीलों लंबा लगा। मैं सीधा नीचे भागा और खाने की मेज़ डाइनिंग टेबल के नीचे छिप गया। वहाँ बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे घर में, मेरे कमरे में कोई था और मेरे माँ बाप बहुत दूर थे। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहाँ छुपा रहा, लेकिन फिर मैंने सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आहट सुनी। वो कदम सामान्य नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंगड़ाते हुए कभी इधर टकराते हुए तो कभी उधर नीचे उतर रहा है। मैंने अपनी सांस रोक ली। वो कदम धीरे धीरे मेज़ के पास आ रहे थे, जैसे उसे पता हो कि मैं कहाँ छिपा हूँ। और फिर मेज़ के नीचे से मुझे वो दिखे। मुझे उसका ऊपरी शरीर तो नहीं दिखा, बस 2 पैर नजर आए, कीचड़ से सने गीले पैर। उन पर एक अजीब सी पीली रंगत थी और कांटों से छिलने के गहरे निशान थे। वो पैर इतने अजीब और बिगड़े हुए थे कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो किसी आदमी के थे या औरत के। तभी उसके हाथ से कुछ गिरा, एक लोहे का पाना। उसके फर्श पर गिरने से टन की एक तेज़ आवाज़ हुई। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। अगर वो उसे उठाने के लिए झुका तो वो मुझे यकीनन देख लेगा। मैं फटी आंखों से देखता रहा। वो वहीं खड़ा रहा, ना उसने पाना उठाया ना वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो लंगड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। मैं उसके अजीब चाल को पूरे घर में घूमते हुए सुनता रहा। फिर अचानक बाहर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वो जा चुका था। मैं उसके जाने के बहुत देर तक मेज़ के नीचे डूबकर रहा। मैं सदमे में था। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने वो पाना उठाकर छिपा दिया ताकि मम्मी पापा को कुछ पता ना चले। मैं वापस अपने कमरे में गया, लेकिन जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मेरे पैर वहीं जम गए। अलमारी का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और मेरे बिस्तर पर, ठीक उसी जगह जहां मैं सोया था, कीचड़ वाला एक गंदा सा पैर का निशान था। वो जानता था कि मैं वहाँ था। उसने मुझे देखा था। मैंने ये बात कई सालों तक अपने माँ बाप को नहीं बताई, इस डर से कि मुझे डांट पड़ेगी। उस रात के बाद मुझे अंधेरे से डर लगने लगा, जो बहुत सालों तक मेरे साथ रहा। आज भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कौन था? वो क्या चाहता था? और उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन उस रात मैंने एक सबक सीखा था। दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए, खासकर जब रात तूफानी हो। हम 3 लोग हैं, मैं, मम्मी और पापा। देहरादून की एक शांत कॉलोनी शांति विहार में हमारा एक पुराना सा बंगला है। पापा मजाक में कहते हैं कि ये घर उन्होंने 2-3 बच्चों के हिसाब से लिया था, पर किस्मत को बस मैं ही मंजूर था। ये उस वक्त की बात है जब मैं 16 साल का था। मई का महीना था और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने ही वाली थी। एक और बात, मेरी कुछ आदतें थोड़ी अजीब है। मुझे बेचैनी जल्दी होती है और कभी कभी तो घबराहट में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है नींद। मुझे सोने के लिए एकदम सन्नाटा चाहिए। पंखे की आवाज़ भी मुझे पूरी रात जगाए रख सकती है। उस रात शनिवार था। बिन मौसम की बारिश हो रही थी। लोग कहते हैं कि बारिश की आवाज़ में नींद अच्छी आती है, पर मेरे लिए यह किसी सज़ा से कम नहीं थी। छत पर गिरती बूंदों की टिप 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 मुझे सोने नहीं दे रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि अब नींद नहीं आने वाली, तो मैं बिस्तर से उठा। मैंने सोचा थोड़ा टहलाता हूँ, शायद थक कर नींद आ जाए। पापा ने ही मुझे ये तरीका सिखाया था। हमारी कॉलोनी बहुत सुरक्षित थी और हमारे घर के ठीक बगल में एक बड़ा सा पार्क था, जिसमें रात में भी हल्की हल्की रोशनी रहती थी। मैंने एक जैकेट पहनी और चुपके से नीचे आकर दरवाज़ा खोला। मैंने जानबूझकर अपना फ़ोन नहीं लिया, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन मेरी नींद को और दूर भगा देती। बाहर का माहौल अजीब सा शांत और सुकून भरा था। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी, पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा से हिलती पत्तियां। मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। करीब 20 मिनट टहलने के बाद मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। चलो अच्छा है, अब शायद नींद आ जाएगी।
मैंने घर की तरफ वापसी के लिए कदम बढ़ाए। पार्क से गुजरते हुए जब मेरी नज़र सड़क पर पड़ी तो मैं ठिठक गया। सड़क के बीचों बीच कोई लंबी काली सी परछाई लेटी हुई थी। पहले मुझे लगा कूड़े का कोई बड़ा सा बैग होगा, पर जैसे जैसे मैं उसे घूरता रहा मेरा दिल बैठने लगा। वो कोई चीज़ नहीं, एक इंसान था, सड़क पर औंधे मुंह लेटा हुआ। मेरे पेट में एक अजीब सा डर उठा। दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, ज़रूर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी होगी। कोई और वजह हो भी क्या सकती है इतनी बारिश में किसी के सड़क पर ऐसे लेटने की। मेरे अंदर की एक आवाज़ कह रही थी, रोहन नजरें झुका और सीधा घर चल। लेकिन पापा की सिखाई बात याद आ गई, अगर कोई मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद ज़रूर करना। मैं डरते डरते उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। पास जाकर देखा कि उसने एक मैला सा कुर्ता और काली पैंट पहनी हुई थी। कपड़ों से लग रहा था कि वो कोई आदमी है। जैसे ही मैं सड़क के और करीब पहुंचा, मुझे अचानक बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। एक पल पहले तक तो बारिश का पानी गुनगुना लग रहा था, पर अब ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीला पानी मुझ पर डाल रहा हो। मैं कुछ और सोच पाता कि तभी मेरे पीछे पार्क की गहराई से एक चीख गूंजी। वो किसी इंसान की चीख नहीं थी, किसी जानवर की भी नहीं। वो ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई घायल जानवर दर्द से करा रहा हो, पर उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं लगता था। हमारी कॉलोनी का पुराना गार्ड बहादुर सिंह इसे कहता था रात की चीख। वो कहता था कि ये आवाज़ अच्छी नहीं होती। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के अंधेरे में कुछ भी नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आवाज़ भले ही दूर से आई थी, पर उसने मेरे अंदर खौफ भर दिया था। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था, क्योंकि जब मैंने डरते डरते वापस सड़क की तरफ देखा तो वो आदमी अब लेटा हुआ नहीं था। वो उठकर बैठ गया था और सीधे मुझे ही घूर रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या हिल पाता, वो आदमी खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक भयानक शैतानी मुस्कान थी और उसके हाथ में घर में इस्तेमाल होने वाला एक चाकू चमक रहा था। वो चीखता हुआ मेरी तरफ दौड़ा, मार डालूंगा तुझे। उस एक पल में मुझे समझ आया कि जान का डर असल में होता क्या है। मैं अपनी सारी सुध-बुध खोकर उल्टी दिशा में भागा। गीली घास पर दौड़ना नामुमकिन सा था, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं उसे अपने घर की तरफ नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए मैं पार्क के घने हिस्से की ओर भागा, उसी तरफ जहां से वो भयानक चीख आई थी। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी इसी दौड़ पर टिकी है। पार्क के सबसे घने हिस्से में पहुंचकर जहां पुरानी पानी की टंकी थी, मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। मेरी सांसें उखड़ रही थी और मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने झांक कर देखा, पीछे कोई नहीं था, या कम से कम मुझे कोई दिख नहीं रहा था। अब सवाल यह था कि मैं घर कैसे जाऊंगा। मैं इतना डरा हुआ था कि उस पेड़ के पीछे से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करीब 20 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा देर में वहीं खड़ा कांप रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और पार्क के दूसरे छोर से एक लंबा रास्ता लेकर घर की तरफ चला। कोई मेरे पीछे नहीं था। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने बिस्तर पर ढह गया, पूरी तरह भीगा हुआ और सदमे में। उस रात जो हुआ उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो आदमी कौन था, वो मुझे क्यों मारना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात मुझे परेशान करती है वो है रात की चीख। अगले दिन बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस को सड़क पर या पार्क में कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा कहते हैं कई साल पहले भी एक आदमी ऐसे ही गायब हो गया था। यही चीख सुनने के बाद वो चीख या तो शिकार करती है या किसी सोए हुए शैतान को जगा देती है। क्या वो आदमी उस चीख का शिकार था या उस चीख ने उसे मेरे पीछे लगा दिया था, मुझे नहीं पता। कई साल बीत गए, मैं आज भी उसी घर में रहता हूँ, पर अब जब भी बारिश होती है तो मुझे बूंदों की टिप टिप से डर नहीं लगता, मुझे बूंदों के बीच के सन्नाटे से डर लगता है। ऐसा लगता है कि किसी भी पल अंधेरे में से फिर वही रात की चीख गूंज